हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले वो महिला सुपरवाइज़र यानी वुमेन सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम्स हुआ था आपका 2015 में। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। तो उस पेपर का अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, उस टाइम आरएसएस बोर्ड का नया नया गठन भी हुआ था, तो काफ़ी गलतियाँ भी करी थी, काफ़ी क्वेश्चन भी डिलीट हुए थे। तो देख लेते अपन। इससे पहले देखो थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी के पुरस्कार 2022-23 के, अभी देखो 19-20, 20-21 और 22-23 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो 22-23 के जो पुरस्कार है उसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मीरा पुरस्कार किसे दिया गया। देखो मीरा पुरस्कार जो दिया गया वो रति सक्सेना को दिया गया। किसे दिया गया? रति सक्सेना को। बिल्कुल आपको याद रखना, रति सक्सेना को। इनकी जो कृति है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये पुरस्कार पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना वो ज़रूर एग्जाम्स में पूछी जाती है। हंसी एक प्रार्थना, कौन सी इनकी रचना? हंसी एक प्रार्थना। ठीक है, हंसी एक प्रार्थना, एक प्रार्थना। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये इनकी कृति है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपके हैं रांगे राघव पुरस्कार किसे दिया गया? तो भरत चंद्र शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? भरत चंद्र शर्मा को। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, रांगे राघव पुरस्कार किसे दिया गया? भरत चंद्र शर्मा को दिया गया। इनका संबंध बांसवाड़ा से है और इनकी जो कृति है ना वो है पीर पर्वत सी। बिल्कुल आपको याद रखना, पीर पर्वत सी, पीर पर्वत सी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सुधींद्र पुरस्कार जो है आपको मायामर्ग को दिया गया, जो कि जयपुर से इनका संबंध। इनकी जो कृति है वो है मुझसे मीठा तू। कौन सी कृति है? मुझसे मीठा तू। ये आपको बिल्कुल याद रखना। वापस से बता देता हूँ, मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया, जो कि इनकी जो कृति हंसी एक प्रार्थना। रांगे राघव पुरस्कार भरत चंद्र शर्मा को दिया गया, इनकी कृति है पीर पर्वत सी। सुधींद्र पुरस्कार मायामर्ग जयपुर को दिया गया, इनकी जो कृति है मुझसे मीठा तू। तो इन कृति इनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा देखो मैं थोड़ी सी राजस्थान के जो चर्चित खिलाड़ी हैं उनके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। देखो एक खिलाड़ी आपके रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है, रुद्राक्ष खंडेलवाल, रुद्राक्ष खंडेलवाल। ठीक है, भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल। कहा क्या है इनका संबंध? भरतपुर से। इन्होंने क्या करा था? P4 मिक्सड 50 मीटर पिस्टल SH1 वर्ग में 231.1 अंक प्राप्त करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता था अभी हाल ही में। तो बिल्कुल आपको याद रखना, रुद्राक्ष खंडेलवाल का संबंध कौन से जिले से? भरतपुर से। और कौन से खेल से? शूटिंग से। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, देखो शर्मिला मान, शर्मिला मान जो कि झुंझुनू की महिला, झुंझुनू की महिला यानी इनका संबंध झुंझुनू जिले से है और दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग में इनका चयन हुआ। तो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है शर्मिला मान का संबंध कौन से खेल से है या इनका संबंध कौन से जिले से है। तो झुंझुनू इनका संबंध है और कबड्डी खेल से इनका संबंध आपका है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, मोनिका चौधरी जो कि हाल ही के अंदर अभी लखनऊ के अंदर 23 से 3 जून के मध्य जूडो प्रतियोगिता इसमें 52 किलो वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता था मोनिका चौधरी की। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजस्थान जीके से अपन स्टार्ट करते हैं। हिंदी आपकी, या आपकी इंग्लिश है, या आपकी रीजनिंग है, मैथ्स, यहाँ से स्टार्ट है 91 से। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखो भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की जो बैराट सभ्यता है इससे संबंध, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और डूंगरी है, वो भी आपको याद रखनी, कौन सी? महादेव जी की डूंगरी। कौन सी? महादेव जी की डूंगरी। ठीक है, 3 डूंगरियाँ, इन तीनों डूंगरियों का जो संबंध है बैराट सभ्यता से। अब बैराट सभ्यता के मैं प्राचीन नाम की बात कर लूँ तो इसे विराट नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट नगर कहा जाता था। और ये सभ्यता हड़प्पा व मौर्य काल सभ्यता है, कौन से जिले में मिली थी? आपको बिल्कुल याद रखना, जयपुर में मिली थी। कौन से जिले में मिली थी? जयपुर में। इसके मैं उत्खनन की बात करता हूँ तो देखो दयाराम साहनी,
1936 में उत्खनन किया था, जबकि नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962 से 63 के मध्य इसका उत्खनन किया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। और यहाँ से आपको मैं बता दूँ तो देखो, बेराट से एक गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए। और 1938 में कैप्टन बर्ट को या मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में उत्खनन अशोक का ब्राभो अभिलेख प्राप्त हुआ, जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। यह अभिलेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। और उत्खनन में चांदी के 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली, जो कि बेराट में यूनानी अधिकार होने का प्रमाणित करती है। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मुद्राएं खंडर में एक भांड यानी बर्तन में हाथ से बनाए सूते कपड़े में बंधी हुई मिली थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका बेराट सभ्यता था। बेराट सभ्यता के बारे में बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दोहरी रक्षा प्रसवीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले थे? तो ये बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से मिले थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो बिल्कुल आपको याद रखना, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज करी थी किसके द्वारा की गई थी? तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज करी थी अमलानंद घोष ने करी थी 1952 के अंदर। ठीक है। और उत्खनन की बात कर लूँ तो बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा की गई थी 1961 से 69 के मध्य। वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले में और सरस्वती नदी के किनारे ये जो सभ्यता फली फूली थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देख लेते अगला क्वेश्चन क्या है। प्रत्याहार वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कौन था? तो प्रत्याहार जो अंतिम शासक था वो यशपाल था। कौन था? यशपाल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आमेर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? बिहारीमल यानी भारमल भी इनका ही नाम है, बिहारीमल भी इनका ही नाम है, तो आपको बिल्कुल याद रखना। जो भारमल की पुत्री थी ना, हरकाबाई, इनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। कहाँ हुआ था? सांभर के अंदर हुआ था। ठीक है, सांभर के अंदर हुआ था 1562 में हुआ था। कब हुआ था? 1562 के अंदर इनका विवाह हुआ था, जिसे मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। तो राजस्थान में चुंगी तीर्थ आपका कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चंपानेर संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी? आपको बताना। तो चंपानेर संधि जो हुई थी, देखो ये आपकी हुई थी मालवा और गुजरात के मध्य। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में हुई थी। भी याद रखना है आपको, चंपानेर की जो संधि हुई थी 1456 में हुई थी। एक तो मालवा के आपके शासक कौन थे? महमूद खिलजी, और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य, महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन के मध्य आपकी मालवा की संधि हुई थी। ठीक है, वो राणा सांगा के विरुद्ध हुई थी। मांडू के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक के प्रतिनिधियों ने चंपानेर के एक अहदनामे पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी। विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ 1456 में दोनों की संयुक्त सेना राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को हरा नहीं सके थे। फरिश्ता के अनुसार दोनों सेनाओं ने राणा को हारना पड़ा और उन्हें विपुल धनराशि देकर विदा करना पड़ा। कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में राणा ने दोनों सुल्तानों की सेनाओं का मंथन किया जाना लिखा है। रसिक प्रिया में भी सुल्तानों को राणा द्वारा हराया जाना लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ ग्रंथों में तो ये लिखा हुआ कि महाराणा सांगा को हरा दिया, और कुछ में ये लिखा हुआ कि कुंभा जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है ना आपका जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संत जसनाथ जी, संत जसनाथ जी के मैं जन्म की बात कर लूँ तो इनका जो जन्म हुआ था ना, कब हुआ था? बिल्कुल आपको याद रखना 1482 ईस्वी में हुआ था। सवाल पूछा हुआ एग्जाम में वापस से रिपीट हो सकता है। कहाँ हुआ था? तो बीकानेर जिले के कतरेसर ग्राम में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो एक मान्यता भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जन मान्यता ये है कि कतियासर गांव के जागीरदार हमीर जाट को
एक रात स्वप्न में दिखाई दिया कि गांव के उत्तर दिशा में स्थित तालाब के किनारे एक बालक बैठा है। प्रातः तालाब के तट पर सचमुच में एक सुंदर बालक को देखकर निसंतान हमीर जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उसे घर लाकर उन्होंने अपनी पत्नी रूपादे को सौंप दिया। यही बालक संत जसनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी माता का नाम तो था रूपादे, पिता का नाम हमीर जाट। बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। और नाथ संप्रदाय के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त भी होते हैं, ये आपको बिल्कुल याद है। इन्होंने 36 नियमों का निर्धारण किया था। कब किया था, ये इंपॉर्टेंट है। 1504 के अंदर इन्होंने 36 नियमों का निर्धारण आपका किया था। इसके अलावा देखो, मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना, अग्नि नृत्य का जो संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से, ठीक है। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय की 5 उपपीठें भी है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। मालासर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, बम्बलू बीकानेर और पांचला नागौर। 4 तो आपकी बीकानेर में है, एक आपकी नागौर में है, ठीक है। मालासर बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पुनरासर बीकानेर, बम्बलू बीकानेर और पांचला नागौर, ये 5 उपपीठ है जो कि आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो कहा था लॉरेंस विलियम ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मारवाड़ रे प्रज्ञारी विगत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, ये आपको बताना था। ये मुनोत नैन्सी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मुनोत नैन्सी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज यानी बड़ी तीज की बात की जा रही, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मैं छोटी तीज की बात कर लूँ तो श्रावण शुक्ल तृतीया कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आपकी छोटी तीज मनाई जाती है। छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। जबकि बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। गणगौर की मैं बात कर लूँ तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को आपकी गणगौर मनाई जाती है। और तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान के अंदर तीज के ऊपर तो त्यौहार स्टार्ट होते हैं और गणगौर के ऊपर त्यौहार सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कहावत है ये इसीलिए फेमस है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और मैं बात कर लूँ रामदेव जी के मेले की तिथि की, तो रामदेव जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना। और मैं बात कर लूँ तेजाजी के मेले की, तो तेजाजी का जो आपका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मैं बात कर लूँ गोगा जी के मेले की, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को दिन गोगा जी का मेला आपका लगता है। मैं बात कर लूँ पापा जी के मेले की, तो पापू जी का जो आपका मेला लगता है वो लगता है चैत्र अमावस्या को। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को आपको पापू जी का मेला लगता है। बिल्कुल आपको ये तिथियाँ भी याद रखनी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च भी कहा जाता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च। तो ये जोधपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1950 से 51 के मध्य इसकी स्थापना आपकी हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था, ये आपको बताना। देखो शानदार सवाल है ये। टोडगढ़ तो नहीं पहले, देखो टोडगढ़ जो पड़ता था ये अजमेर के अंदर पड़ता था, और अजमेर मेरवाड़ा रियासत का जो राजस्थान में विलय हुआ था वो कब हुआ था? सबसे आखिर के अंदर 1956 यानी 7वें चरण में हुआ था। तो टोडगढ़ को कब शामिल किया जाएगा? 1956 में ही शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी मैं बात कर लूँ तो देखो जो आपके ब्यावर जिले की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गोरम घाट। कितनी ऊंची है? तो गोरम जी 934 मीटर। दूसरे नंबर पे आपकी मायरा जी या टोडगढ़ कितने मीटर ऊंची है? तो 933 मीटर ऊंची है। कितने मीटर ऊंची है? 933 मीटर। तो ब्यावर जिले की जो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? गोरम जी, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गोरम जी हो जाएगी। बिल्कुल आपको याद रखना है। राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक है, तो तेरह पंथ के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? तो भीखण जी थे। वे कौन थे? भीखण जी। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में तेरह पंथ के प्रवर्तक कौन थे? भीखण जी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया था, ये आपको बताना है।
तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1902, 10 दिसंबर 1903, 10 मार्च 1901, 10 जनवरी 1904। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया था। शानदार सवाल है, वापस से रिपीट हो सकता है, बहुत ही कम बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, तो अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की, ये आपको बताना है। वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द परोपकारिणी सभा इन 1883 एडी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कहाँ की थी, उदयपुर के अंदर की थी। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे, आपको याद रखना, तो सबसे पहले करौली के अंदर सबसे पहले आए थे। कब आए थे, 1865 के अंदर आए थे। 1865 में सबसे पहले करौली में आए थे, जबकि परोपकारिणी सभा की जो स्थापना करी थी वो उदयपुर में करी थी। कहाँ करी थी, उदयपुर में। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक तो होता है आपका मत्स्य संघ का विलय, दूसरा होता है मत्स्य संघ का गठन। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। मैं आज आपका ये सारा कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। विलय जो हुआ था ना, विलय कब हुआ था ये आपको याद रखना। तो विलय जो हुआ था 1950 के अंदर हुआ था, ठीक है। मत्स्य संघ का विलय तो 1950 में हुआ था, जबकि गठन की मैं बात कर लूँ तो 1948 में हुआ था। मत्स्य संघ का गठन हुआ था 1948 में, और विलय जो हुआ था आपका, विलय जो हुआ था 1950 के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1950 के अंदर हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। 12 देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित है, कहाँ स्थित थी, आपके भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा के जहाजपुर में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जहाजपुर जो कि आपके भीलवाड़ा में पड़ता है, और 12 देवरा नामक शिव मंदिर है जो कि कहाँ बना हुआ, ये भीलवाड़ा में बना रही है, शिव जी को समर्पित है। ये 12 छोटे छोटे देवरे बने हुए, उसे 12 देवरे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुमेल का युद्ध लड़ा गया था, किन के मध्य लड़ा गया, कब हुआ था, ये आपको बताना है। नवंबर 1544 में नहीं हुआ था, दिसंबर 1544 में भी नहीं हुआ था, जून 1544 में नहीं हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जनवरी 1544 के अंदर ये लड़ा गया था। किसके मध्य हुआ था, तो ये शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। और इसी युद्ध में एक कथन भी कहा था उन्होंने कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, बिल्कुल आपको याद रखना है। इजलास खास की स्थापना किसने की थी, तो ये आपको बताना। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई, महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा बन्ने सिंह, महाराजा अजीत सिंह और राणा भगत सिंह। इजलास खास की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका अपन उत्तर देख लेते हैं। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, है ना। महाराजा बन्ने सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल किसके द्वारा की गई थी, महाराणा सज्जन सिंह। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इजलास खास की स्थापना किसके द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, बिल्कुल आपको याद रखना, 1877 के अंदर इसकी स्थापना आपकी की गई थी। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कर्सना दिवस मनाया गया, ये आपको बताना है। तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान आपका कर्सना दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया गया, 1936 के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना, 1936 में। गाइस अगला क्वेश्चन देखते, बहुत ही शानदार सवाल है। तो शानदार सवाल अपन देखते हैं, इन सवाल का उत्तर क्या होगा। पटलिया बिछिया लालर प्रमुख लोकगीत है। तो ये आदिवासी जो है ना, आदिवासी लोग, आदिवासियों के जो
पटलिया बिछिया लालर, ये लोकगीत है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? ढूंढाड़, मेवाड़, शेखावटी और हाड़ौती। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गिंदड़ नृत्य का जो संबंध है शेखावटी क्षेत्र से। कहाँ से? शेखावटी क्षेत्र से आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है, ये आपको बताना। रावण हत्ता, सुरमंडल, कामायचा और सत्तारा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो आपका सत्तारा है ना, सत्तारा ये तत्वाद्य नहीं है, ठीक है, ये सुशीर वाद्य है आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मीनाकारी की जो कला लाई गई थी सर्वप्रथम मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मीनाकारी के जो प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह। जयत मल्होत्र राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आलम जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आलम जी का दोहरा जो तीर्थ स्थल है वो का दोहरी मन्ना बाड़मेर के अंदर, आपको बिल्कुल याद रखना है। केराय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, तो इसको अगर आप इंग्लिश के अंदर देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। केवाई माता है ये, ठीक है, हिंदी में मिसप्रिंट लिखा हुआ है, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम पेपर में साफ लिखा हुआ था कि इंग्लिश लैंग्वेज ही मान्य, अगर हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है तो उसको मानते नहीं है ना, केवल इंग्लिश वाले को मानते, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आपको देख लेना चाहिए। द टेम्पल ऑफ केवाई माता वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ, किसने करवाया था? तो चच ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवाई माता का मंदिर आपका कहाँ पड़ता? तो किरणसिरिया नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता? किरणसरिया नागौर, किरणसरिया नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? किरणसरिया नागौर के अंदर आपका पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था, कौन था आपको बताना? चार्ल्स विल्सन, चार्ल्स मैटकोफ, चार्ल्स कूरिये और चार्ल्स हेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स मैटकोफ। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजपूतों को हूणों की संतान बताया, यानी किसने बताया आपको बताना। हु कॉल्ड राजपूत ऑफ स्प्रिंग ऑफ द हूण्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल V.A. स्मिथ ने क्या कहा था भाई, राजपूत जो है ये हूणों की संतान है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अशोक परमार को ऊपरमाल की जो जागीर किसके द्वारा दी गई थी आपको बताना है। तो ये जो दी गई थी महाराणा सांगा ने दी थी भाई। अशोक परमार को जो ऊपरमाल की जो जागीर है वो किसने दी थी? महाराणा सांगा ने दी थी, ठीक है। और महाराणा सांगा का जो कार्यकाल या रूलिंग पीरियड आपका जो था 1509 से लेकर 1528, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है, ये आपको बताना है। तो दादू पंथ का जो है, दादू पंथ का संबंध जयपुर से था। जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है आपकी? ढूंढाड़ी, ठीक है। तो दादू पंथ का जो है वो साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? तो आपको बिल्कुल याद रखना ढूंढाड़ी के अंदर। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितने में बांट सकते हैं, ये आपको बताना। तो इंग्लिश में देखो थोड़ी लैंग्वेज कितनी बार कर सकते हैं, ये उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो हाउ मैनी फिजिकल डिवीजन राजस्थान कैन बी डिवाइडेड, यानी राजस्थान के भौतिक विभागों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। अरावली पर्वतीय प्रदेश, मरुस्थल, 2 तीसरा आपका पूर्वी मैदान, चौथा आपका हाड़ौती का पठार, 4 भागों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग कितना आपको बताना। तो मुख्य रूप से जो फैलावा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, ये आपको बताना। आबू खंड भी है, अलवर खंड भी है, जयपुर खंड भी है, विद्यन खंड नहीं है, ये विद्यन खंड। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
पूर्वी बेसिन का मैदान, अब देखो ये है ना, हिंदी में काफ़ी मिसप्रिंट हुआ था, नया नया बोर्ड बनाया था उस समय, तो काफ़ी मिसप्रिंट हुए थे सवाल। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा भाग नहीं है? चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन। देखो चंबल बेसिन भी है आपकी, बनास बेसिन भी है, छप्पन का मैदान, माही बेसिन भी आपकी इसी में पड़ती है। बस लूनी बेसिन जो है ना, ये आपका गोडवाड़ क्षेत्र में आ जाती है, नहीं मरुस्थल के अंदर चली जाती है। तो पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक, बरखान, नहीं रेखीय, इंसेलबर्ग। इस नहीं रेखीय को थोड़ा इंग्लिश में देख लेना, लीनर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइनर या लीनर, ठीक है। तो ये भी है आपका, पैराबोलिक भी है आपका, बरखान भी है, लेकिन इंसेलबर्ग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लूनी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना, जोजरी, सूकड़ी, गुहिया और मेंढा। तो बिल्कुल मेंढा जो है ना, मेंढा ये तो सांबर झील में गिरती है। कहाँ गिरती है भाई? सांबर झील में गिरती है। तो लूनी नदी की सहायक नदी हो ही नहीं सकती है। सर्वाधिक गाद यही नदी लाती है, मेंढा, और इसे मंथा भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको मंथा नदी या मेंढा नदी, ठीक है। जालोर सिवाना की पहाड़ी बनी है, कहाँ बनी हुई आपको बताना। तो जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से बनी हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जालोर के अंदर आपको जसवंतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो डोरा पर्वत है। आपको याद रखना कौन सा पर्वत है? डोरा पर्वत। डोरा पर्वत की जो ऊंचाई है ना आपकी कितनी है? तो आपको याद रखना 869 मीटर, ठीक है। 869 मीटर बिल्कुल आपको याद रखना है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है, कैसी होती है? गुम्बदाकार, चौकोर, रेखीय और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गुम्बदाकार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखो ब्यावर भी है, अजमेर भी है, पिसांगन भी है, लेकिन कपासन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है, किस आकृति में पाई जाती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना सर्पाकार में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस। सेंदड़ा स्टेशन पर जो चट्टानें आपकी पाई जाती है वो ऐसी पाई जाती है, देखो सांप की तरह होती है। कैसे होती है? जैसे सांप की तरह आपकी चट्टानें होती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सर्पाकार आकृति की चट्टानें कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थिति है, कौन सा पठार स्थित है आपको बताना है। तो मालवा, पोथवार और भोराट। तो ऑप्शन नंबर 2 भोराट का जो पठार है ना, बिल्कुल भोराट, इसमें भोरत लिखा हुआ है, बिल्कुल इंग्लिश में आप देखो तो भोराट मिलेगा आपको। तो भोराट का जो प्लेटू है आपका वो बिल्कुल कुंभलगढ़ से गोगुंदा फैला हुआ है। गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़, सॉरी ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ठीक है। ये भोराट का पठार नहीं है, भोराट का पठार नहीं है, ठीक है। भोराट का पठार तो राजसमंद, उदयपुर से लेकर राजसमंद तक फैला हुआ। सही है सर गाइस, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। नहीं सही, कुंभलगढ़ आपका राजसमंद में तो पड़ता, मैं वो बिजूलिया वाला सोच रहा था। बिल्कुल सही है आपका। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल भोराट का पठार ही होगा, कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक। ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई जो है आपकी बिल्कुल आप सभी को पता होगा, बहुत आसान सवाल है, 1727 मीटर, ठीक है। और 1722 मीटर भी मानी जाती है, लेकिन ऑथेंटिक 1722 है, लेकिन इसमें 1722 आपका दिया हुआ नहीं है, तो फिर आपको 1727 ही मानना पड़ेगा। गुरु शिखर जो कि कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संतों का शिखर भी कहा जाता है। गुरु जो संत दत्तात्रेय की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जयसंबंध झील के पूर्व में पठार स्थित है, यानी कौन सा पठार स्थित है आपको बताना। ऊपरमाल, भोरात, लासड़िया और मालवा। देखो ये लासड़िया का जो पठार है ना, ऑप्शन नंबर, ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपका लासड़िया का जो पठार है जयसंबंध झील के पूर्व में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। संतों का शिखर, अभी मैंने आपको बताया था गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चूलिया जलप्रपात नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात जो आपका चंबल नदी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। छप्पन का मैदान किन के बीच स्थित है? तो छप्पन का मैदान आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे चित्तौड़गढ़ में भी पड़ता है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल डिलीट हुआ था, ठीक है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ भी सही है इसका, और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा भी सही है, तो इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, यानी दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भागों की बात कर लो तो एक तो विंध्य का पठार, एक दक्कन का पठार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर माल का पठार मिल जाता है विंध्य पठार में, मालवा का पठार, ऊपर पठार जो है ऊपर माल का जो पठार मिल जाता है वो मालवा के पठार में। ऑप्शन नंबर ऊपर माल जो पठार है ना, ये मालवा के पठार का हिस्सा ही है आपका, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A.M. हैरोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत प्रकार है, कैसा है? तो बिल्कुल इसको राज याद रखना, अवशिष्ट प्रकार का। अरावली जो है आपका कैसा है? अवशिष्ट प्रकार का। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेजिड्यूल, है ना, बिल्कुल आपको याद रखना है। बाब बोल्डर युग से संबंधित है, तो बाब बोल्डर जो संबंधित है वो बिल्कुल कार्बोनिफेरस युग से। और बाब बोल्डर जो मिलता है आपको कहाँ मिलते हैं? तो बिल्कुल आपको जोधपुर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल आपको जोधपुर में मिलते हैं। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? शुष्क, अर्ध शुष्क, आर्द्र और ध्रुवीय। तो इंग्लिश में देख लेना, ड्राई, सेमी ड्राई, ह्यूमिड और पोलर। तो ध्रुवीय जलवायु राजस्थान के अंदर बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है आपकी बिल्कुल उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर और टोंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, ये आपको बताना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं आपकी चलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। तो आप ज़रूर इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।